भूपेंद्र जी का समय और व्यस्त होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो जाएगी। क्या मैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? जो बनाएंगी पार्टी तय करेगी, पर इन चर्चाओं में कोई दम नहीं। मध्य प्रदेश को लेके तो आपको खूब शाबाशी मिली होगी एकदम। इस बार जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, वो एमपी के मन में मोदी। शिवराज के लिए नहीं था। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अंदाजा था आपको कि आपको कैबिनेट के लिए चुना जा सकता है? किसका फोन आया सबसे पहले? पार्टी अध्यक्ष जी का ही फोन आता है। कब पता चला कि एक गुजरात के नेता हैं अमित शाह, जो अब दिल्ली ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर आपकी उनसे बैठकी शुरू हुई? मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। क्या सिखाया अमित शाह ने आपको? सादगी, मेहनत। आपके पास लेबर मंत्रालय भी है। मिनिमम वेज को लेके काफ़ी चिंताएं जताई जाती हैं कि सरकार इसको लेके एक कमिटमेंट नहीं दे रही है। पूरा इसके ऊपर वेज के लेके कमेटी होती है, वो कमेटी इसको निर्धारित करती है। और जिसमें 2017 में आखिरी बार फ्लोर वेज 176 रुपये निर्धारित है। वो उस 26 मार्च को आईएलओ की रिपोर्ट आती है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। भारत के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या साल 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। क्या कहेंगे मंत्री जी? उस पर एक नए तरीके से चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए। आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट छपी हैं कि अलग अलग विभागों में अभी भी 9 लाख से ज़्यादा रिक्तियां बाकी हैं। जितनी रिक्तियां की गई हैं वो पिछले सालों में सर्वाधिक हैं। एक विषय है ग्रीन फंड के इस्तेमाल का। इसने एनजीटी के सामने एक रिपोर्ट जमा की और कहा कि हम ग्रीन फंड का 80% इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। वो कैंपा का पैसा आने के बाद राज्य सरकारों को दिया जाता है। आधे राज्यों में तो आपकी सरकार है, सख्ती क्यों वहाँ नहीं पे कर आ पा रहे रहे हैं? आ रहे हैं। डबल इंजन की थ्योरी दी जाती है। जहाँ पे परस्यू हो रहा है, अच्छा परस्यू कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में सुधार हुआ है, पुराना एपिडेमिक है। ये 20 मार्च का है। एक सत्य हमारे सामने ये है कि चीन का बड़ा थ्रेट है और हमें ऑल वेदर रोड चाहिए। हमें अपने बॉर्डर पे बहुत कमाल की सिक्योरिटी चाहिए, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार मुखर भी रहती है। दूसरा, जो बार बार रवि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाते समय पर्यावरण की चिंताओं का भरपूर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब उत्तरकाशी में वो टनल धसी, तब नए सिरे से इस चर्चा को बल मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट वाली टीम में भी आप थे। लॉयर्स के नाते जो मैटर्स आते थे उसका हम लोग करते थे। अब वैसे तो बहुत सारे मैटर्स में रहते हैं। आपने साध्वी प्रज्ञा को रिप्रेजेंट किया है। मैं एज ए सांसद के नाते मेरे उनके अच्छे संबंध रहे। टिकट रिपीट नहीं हुआ लेकिन उनका? ऐसा कुछ नहीं होता है सौरभ जी, वो तो संगठन का निर्णय है। क्या भूपेंद्र यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सीट के दावेदार थे? मेरे को जहाँ पार्टी ने लगाया मैंने वो काम किया। पार्टी का ये आदेश तिजारा के विधायक बालकनाथ क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। 6 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों में आपका नाम भी था। क्या केंद्रीय नेतृत्व ने चर्चा की कि भूपेंद्र यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री बन कभी कोई चर्चा नहीं होती, पता नहीं कहाँ से आती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कह रही हैं कि मेरे पास लोकसभा चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। लोग कह रहे हैं जिस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है, उसकी नेता कैसे कह सकती है कि पैसे नहीं है? जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम है जमघट। ये एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू सीरीज़ है जिसमें हम सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछ रहे हैं निरंतर सवाल। जमघट के आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं हमारे देश के मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जिनके पास प्रभार कौन कौन से हैं? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार। और इसके साथ ही भूपेंद्र यादव जी अलवर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सौरभ जी। जब आप राशा सिंह राजपूत को अपनी लूना में लिवाने गए थे, ये 1987 या 88 की बात रही होगी। हाँ, 87-88। तब कभी सोचा था कि एक दिन मैं भी लोकसभा लड़ूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। उस समय भी मैं विद्यार्थी परिषद का अजमेर का शहर का मंत्री था और वो हमारे सांसद थे। और मैं कॉलेज छात्र संघ में एक्टिव रहता था, तो कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं उनको लेने गया था। लूना से लेने गए थे सांसद जी? उस समय मोपेड ही होती थी, हम तो स्टूडेंट थे। उस समय स्टूडेंट में मोपेड बहुत पॉपुलर होती थी 86-87 में। तो
तब मैं उनको लेने गया तो वो डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल थे और बहुत सहज सरल आदमी थे, बहुत सहज सरल आदमी थे। तो उन्होंने कहा किस पे आए हो? मैंने कहा मैं तो मेरी मोपेड पे आया, मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उन्होंने कहा चलो, तो उस पर बैठ के चल दिए। आपके कॉलेज के दिनों के साथियों ने बड़े किस्से सुनाए कि कैसे भूपेंद्र यादव रेलिंग पे टिके टिके घंटों चर्चाएं करते रहते थे। हाँ, वो एक समय था, क्योंकि कॉलेज छात्र संघ की राजनीति थी और बड़ा कॉलेज था हमारा। सुबह आर्ट्स फैकल्टी से शुरू होता था और शाम को लॉ फैकल्टी के साथ समाप्त होता था। पहले हम आर्ट्स फैकल्टी में थे, फिर बाद में लॉ कर रहे थे, पर कॉलेज आने का वही स्वभाव था और एबीवीपी का काम करते थे। तो कॉलेज कैंपस में हम हमेशा रेलिंग पे एक मित्रों की टीम बैठ जाती थी, तो चर्चाएं करते थे काफ़ी। ये बताइए, आप काम विद्यार्थी परिषद का करते थे, जिस साल आप चुनाव लड़े उपाध्यक्षी का, सब जीते एसडब्ल्यूओ के, आप कैसे जीत गए? पैनल कैसे टूटा, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लैंग्वेज में बात करें? और टिकट मांग रहे थे आप अध्यक्षी का, लेकिन आपके पिताजी तो सांसद थे नहीं कि आपको पैरवी से टिकट मिल जाए, वो टिकट गया पैरवी में। वो उस समय के दोस्तों में उस समय ऐसा इशू बना था। एसडब्ल्यूओ भी कोई और नहीं था, हमारे ही लोगों ने, कुछ लोगों ने एसडब्ल्यूओ बना लिया था। तो वो तो सब कॉलेज की बात है, कॉलेज में ख़त्म हो गई। इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, एक यक्ष प्रश्न है जो जयपुर से लेके रोहतक, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक पूछा जा रहा है। वो ये है कि भूपेंद्र यादव जी रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? इसको लेके पार्टी के भीतर के आपके विरोधी खूब सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इनके पिताजी रेलवे में थे तो ये अजमेर में रहे, टिकट ये मांग रहे थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, अनौपचारिक रूप से दफ्तर खुल के प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। फिर कहा गया कि भूपेंद्र यादव को ये जब पता चला कि उनके चिर विरोधी राव इंद्रजीत सिंह उनका विरोध करेंगे, धर्मवीर चौधरी उनका विरोध करेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी भी बहुत सहज नहीं कि इतना कद्दावर नेता हरियाणा के ज़रिए जाए, इसलिए फिर वो अलवर आ गए। लेकिन इसको लेके बड़ी चर्चा होती है। नहीं, इसमें चर्चा में कोई दम नहीं है। मेरा जन्म अजमेर का है और अजमेर में ही मैंने छात्र राजनीति करी और यहीं पे विद्यार्थी परिषद का उस समय पूरे राजस्थान में भी मैंने काम किया। जब मैं अपनी शिक्षा पूरी करी तो मैं वास्तव में, मेरा जो मूल गांव है हरियाणा में गुड़गांव ज़िले में, वहाँ चला गया था। कौन सा गांव है? जमालपुर गांव है, पटौदी के पास। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा इच्छा उस समय ऐसा था विद्यार्थी परिषद की आइडियोलॉजी के कारण कि ग्राम में काम करेंगे। तो मैं अपने गांव सेटल होने गया। वहाँ पर उस समय बहुत इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, तो मैं भारतीय मजदूर संघ के साथ थोड़ा एसोसिएट हुआ और मैं फिर लॉ कर रखी थी, तो एकदम से मैंने लेबर्स की लॉयर्स के रूप में काम किया। और उस समय एक लेबर लॉयर की, बहुत अच्छे लेबर लॉयर्स की कमी थी, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से लोग ज़्यादा अपीयर होते थे। तो गुड़गांव में मेरी लेबर लॉ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलने लगी। फिर मैं वहाँ आरएसएस के काम में रहा। उसके बाद कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि मैं उन्हीं लेबर मैटर्स को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने होते थे वहाँ के लेबर्स के पास, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी। उन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आना जाना शुरू किया। ये किस साल की बात है? ये 93 से 98 तक मैंने एज ए लेबर लॉ की प्रैक्टिस करी, संघ का काम किया। 98 में फिर उन्हीं मैटर्स में लेबर्स की तरफ से अच्छे लॉयर, कुछ स्ट्राइक्स हुई थी, तो मुझे ध्यान है मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट गया था मारुति की स्ट्राइक में अपीयर होने लेबर्स की तरफ से। और फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इश्यूज़ थे, गुड़गांव के क्रेशर जोन के, उनके विषयों को लेकर के मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। और फिर हमारे गुड़गांव में उधर लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ थे फार्मर्स के, उनके इश्यूज़ को लेके गया। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल इश्यूज़ पे जब कोर्ट में गया तो 98 ऑनवर्ड फिर मेरी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो राजस्थान में जन्म, शिक्षा, मूल गांव हरियाणा में, वहाँ एक बहुत अच्छे लेबर प्रैक्टिशनर के रूप में, और फिर दिल्ली में एज ए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में, और बाद में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष से लेके संघ की जिम्मेदारी से लेके फिर मैं जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस, युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष कहाँ पे थे? मैं 93-94 गुड़गांव में था, यहाँ पे प्रदेश सह मंत्री तक था। फिर उसके बाद जब मैं 98 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस समय
लिब्राहन कमीशन चल रहा था, तो उसमें असिस्ट करने के लिए लाला राम गुप्ता सीनियर एडवोकेट थे। एक लॉयर चाहिए था यंग जो सारा कोऑर्डिनेट करे। फिर मैं लिब्राहन कमीशन के साथ ही अधिवक्ता परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना और देश भर में अधिवक्ता परिषद के ऑर्गेनाइजेशन के काम को मैं करने लगा लॉयर्स का। लगभग 98 से 2010 तक मैंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और ये दोनों किए, काफ़ी सारे मैटर्स में कोऑर्डिनेशन किया। और फिर 2010 में मैं बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बना और जनरल सेक्रेटरी 2021 तक रहा। उस पर आएंगे, विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ तक आने के लिए लिब्राहन कमीशन, वाधवा कमीशन, फिर वो जो बाल आपटे के घर की बैठकियाँ, मालेगांव ब्लास्ट का केस, अधिवक्ता परिषद से फिर आपका भाजपा में आना, राष्ट्रीय सचिव बनना, जिस राजस्थान में बैठे हैं उसका प्रभारी बन के आना, वो एक लंबा सिलसिला है। पर जो सवाल में रह गया, शायद मैं स्पष्ट नहीं कर देखो, पाया, मैंने कभी क्या भूपेंद्र यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सीट के दावेदार थे? पता नहीं, मैं हमेशा सौरभ जी, ना मेरा कोई कार्यालय खोला, ना मैं किसी से मिला, ना मैंने किसी को कहा। फिर इतनी तेज चर्चा? अब ये चर्चा वालों की तो चर्चा वालों से पूछो। मुझे जो काम मिला बस वो काम करता चला गया, बाकी मैं कभी ज़्यादा और कुछ सोचता नहीं। जो काम मेरे को जो प्रदेश दिया उस प्रदेश का काम, और जो सामने काम होता है, मैं हमेशा जब नौजवान भी मिलते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आपके सामने जो काम है उसको परफेक्ट तरीके से करो तो अगले काम की मंजिल खुल जाती है। मैंने ना कभी चर्चा करी, ना मैं कभी महेंद्रगढ़ भिवानी में गया, मैं कभी, मेरे को जहाँ पार्टी ने लगाया मैंने वो काम किया। तो ये कैसे आपसे पूछा गया अलवर लड़ोगे? हाउ डज इट वर्क? देखो, पार्टी का निर्णय होता है, और जो चर्चा तो होती होगी कार्यकर्ता से? चर्चा भी होती है, पार्टी का निर्णय होता है। क्या कहा अमित भाई ने आपसे? एक बात है, ये ऐसा विषय होता है कि राज्यसभा के लोगों को चुनाव लड़ना, ये मेरा एक कार्यक्षेत्र भी रहा। मेरा 40 साल से यहाँ पे एक सहज संबंध अलवर का है। अलवर का कि मैं बहुत जगह पारिवारिक सामाजिक रिश्ते, और एज ए सांसद जब मैं राज्यसभा का रहा तो मैंने 193 वर्क्स यहाँ पे कराए। और उसके बाद जब आदर्श गांव गोद लेने के थे तो अजमेर में मैंने गोद लिए, बाद में फिर मैंने 5 गांव अलवर के गोद लिए, तो वो भी मैं 3-4 साल से काम कर रहा था। और अलवर में बहुत सारे विषयों को लेकर के जो यहाँ की डिमांड थी, तो महाराज बालकनाथ जी लोकल विधायकों के साथ मैं दिल्ली में हमेशा करता था। तो पार्टी को लगा होगा कि एक कार्यक्षेत्र रहा है, और पार्टी ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार किया। पार्टी का ये आदेश तिजारा के विधायक बालकनाथ क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? किसी भी पत्रकार से बात करिए, चौक चौराहे पे लोगों से बात करिए, जयपुर में बात करिए, दिल्ली में बात करिए, ब्यूरोक्रेसी में बात करिए, सब कह रहे हैं कि बालकनाथ भूपेंद्र यादव का चुनाव खराब कर रहे हैं। तिजारा के विधायक हैं, नाराज़गी है कि 4 सांसद चुनाव जीते, 3 मंत्री बने, बस बालकनाथ मंत्री नहीं बने। नाराज़ हैं कि ये एक बड़े कद्दावर नेता आके अलवर में बैठ जाएंगे, तो पहले उनके गुरुपिता चांदनाथ जी रहे सांसद, अब बालकनाथ जी रहे, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं, गलत है। पहली बात तो जो हमारे ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ जी हैं जी, जब वो सांसद लड़े भी, जब वो सांसद रहे भी 2014 से, हाँ, मैं शायद उनके सांसद रहने के पहले भी उन लोगों में थे जिनके चांदनाथ जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, और शायद बहुत सारे विषयों में महाराज चांदनाथ जी का मेरे से बहुत, उनका मुझे परामर्श रहता था। तो ये पहला तो ये विषय ही गलत है। इवन बालकनाथ जी को भी जब गद्दी पे चादर पहनाई तो चांदनाथ जी का मेरे से बहुत अच्छा संवाद रहा। बालकनाथ जी स्वामी लड़े तो उनको भी चुनाव में यहाँ पे मैं आया, इवन तिजारा में भी गया, और ये एकदम से गलत है। मेरे फॉरम से लेके रोज़ मेरे अभी भी मैं जा रहा हूँ तिजारा, तो अब अभी 5 मिनट बाद बालकनाथ जी स्वयं आने ही वाले हैं। तो ये अफवाह है, गलत है। इतनी मजबूत, हर जगह चर्चा, कभी कभी चर्चा चल जाती है, पर एकदम गलत है। महंत बालकनाथ जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह की मुखालफत को लेकर भी यही कहेंगे क्या? आप मंत्री बने, कभी निर्देश ना दिए तो गए इलाकों में जाएं, आप आए गुड़गांव में, आपका स्वागत नहीं, चुन चुन के उनके
विरोधी जो हैं वो सक्रिय थे और उनके समर्थक अखबारों में एक एक पन्ने के इश्तिहार दे रहे थे, गोया अहिरवाल से सबसे बड़ा नेता राव इंद्रजीत सिंह ही है और कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पूरा इलाका दिल्ली से लेकर के और हरियाणा और ये राजस्थान का अलवर, ये एक ही कल्चरली जोन के रूप में है। अलवर भी उससे अलग नहीं है। जब मैंने कहा कि अभी मैं कल परसों एक जखराना गांव में गया, पूरे गांव ने मेरा स्वागत किया कि मेरे नाना थे, भांजे हैं, या मेरे अपने पारिवारिक रिश्ते जिन गांव में जा रहा हूँ वो सब, ये एक पूरा सामाजिक एक क्षेत्र है जिसमें लोगों का आपस में एक दूसरे का सामाजिक रिश्ता होता है। तो मेरे तो आज तक कभी कोई ऐसा बयान नहीं देखा कि उन्होंने कोई मेरे को कहा हो, कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वागत समारोहों में भी नहीं दिखे? स्वागत समारोह में उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरे घर पे भोजन के लिए आइए। जब दिल्ली से फोन आ गया उनको? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और हमेशा दिल्ली में भी उन्होंने यही कहा। आपकी मर्यादा है, आप पार्टी में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने सहर्ष वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, एक और कोई नेता जो कद में उनसे बड़ा हो रहा है, मेरा और उनका, वो राज्य मंत्री, आप कैबिनेट मंत्री। नहीं, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो मेरे से एक पीढ़ी आगे के नेता हैं। मेरा उनमें उम्र का 20 साल का फासला है। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जितने उनसे अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और सहज रूप से हमारी बातचीत होती है। वसुंधरा जी से कब से बात नहीं हुई? होती है। अभी भी चुनाव समिति में जब राजस्थान के लेते आए थे, और जब बैठकों वगैरह में बहुत अच्छी तरह मिलते। अलवर आएंगी वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने? हाँ, योजना बनेगी तो आएंगे। क्योंकि वो अपने पुत्र के लोकसभा क्षेत्र से बाहर तो जा नहीं रही उनकी क्या मर्यादा रहती है वो विषय है, लेकिन जब आवश्यकता होगी सब आएंगे। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव बने, आप राज्यसभा सांसद बने, और बतौर प्रभारी जो आपकी पहली तैनाती हुई थी वो मेरे ख्याल से राजस्थान में ही थी विधानसभा चुनाव से। हाँ, 12 में। उस समय प्रभारी कप्तान सिंह जी थे, मैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए था। लेकिन कप्तान सिंह जी अच्छे संगठन के हमारे कार्यकर्ता थे और बहुत काम करने का, कप्तान सिंह सोलंकी, और बहुत काम करने का अवसर देते थे, बहुत एनकरेज करते थे। तो एक तरीके से पूरे विधानसभा की यात्रा का संयोजन उस समय मैंने किया था और अच्छा काम करा उस समय। हम लोग थोड़ी देर पहले लिब्राहन कमीशन की चर्चा कर रहे थे, कैसे जुड़े आप बता रहे थे कि लाला राम गुप्ता जी के साथ। लिब्राहन कमीशन में उस समय सरकार, आप अधिवक्ता परिषद में भी सक्रिय थे? नहीं, उस समय मैं जब सक्रिय ही हुआ था तो उस समय लाला राम जी को यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, चूँकि अटल जी की सरकार थी, एज ए सीनियर काउंसिल बनाया था, और मेरे को उनका सहयोग करने के लिए बनाया था। तो उसमें किस तरह का रोल होता था? उस समय क्योंकि मनमोहन सिंह की, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, वापस से नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 92 में जो डेमोलेशन हुआ था उसके रीजंस को पता करने के लिए लिब्रान कमीशन करा था। और लिब्रान कमीशन में जस्टिस लिब्रान के सामने उस समय बहुत सारी एविडेंस चलती थी जी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, उस समय नरसिम्हा राव जी को क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय, हाँ, उसमें कमीशन में, हाँ, उस समय सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, सीआरपीएफ के लोग थे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, कुछ मीडिया के लोग थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा, क्योंकि मैं जब 92 की कार सेवा में गया था तब मैं अजमेर से गया था, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था उस घटनाक्रम में, और 98 ऑनवर्ड में एज ए कमीशन में, एज ए काउंसिल, और लाला राम जी बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। तो पूरा उस समय बीजेपी का वाइट पेपर भी अयोध्या पे आया था, और इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक वाइट पेपर आया था। तो उस समय दोनों को पढ़ना, क्वेश्चन तैयार करना, प्रिपरेशन करना, वो लगभग 6-7 साल तक। फिर जब सरकार अटल जी की चेंज हुई तो यूनियन के काउंसिल भी बदले, पर मैं फिर भी काउंसिल में लगातार, क्योंकि आर्गूमेंट तब तक हो गया था, रिपोर्ट्स नहीं आई थी, रिपोर्ट आने में उन्होंने डिले करी। रिपोर्ट तो यूपीए के टाइम पे, रिपोर्ट यूपीए के टाइम में, रिपोर्ट में अल्टीमेटली यही निकला कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लोगों ने कहा कि रिपोर्ट से किसी को हानि या लाभ हुआ हो ना हुआ हो, भूपेंद्र यादव जी की ड्राफ्टिंग स्किल्स से भाजपा का आला कमान खूब वाकिफ हुआ, और ये भी कि जब रिपोर्ट टेबल हुई तो राजनाथ सिंह को जो लोकसभा में बोलना था तो वो बोल राजनाथ सिंह रहे थे, लेकिन बिंदुवार वो जो दलीलें हैं वो भूपेंद्र यादव ने तैयार की थी। नहीं, राजनाथ सिंह जी उस समय लोकसभा में बोले थे और अरुण जी राज्यसभा में बोले थे, और दोनों हमारी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे। इवन अयोध्या के विषय में अरुण जी का बहुत अच्छा लीगल इनपुट रहता था, और राजनाथ जी का यूपी का बहुत बड़ा अनुभव था। मैंने तो बल्कि उनसे सीखा है।
और कुछ पॉइंट्स भी दिए होंगे कि सर मैंने रिपोर्ट मैं कमीशन में नहीं रहा नहीं हूँ। उनसे नहीं वो सब लोगों के पास बड़ा अनुभव रहा है, सब लोग उस पूरे अनुभवी लोगों को भी तो मदद की जरूरत पड़ती है ना। हम तो सीखते ही हैं बड़े लोगों से। वाधवा कमीशन में क्या रोल था? उस समय जब ग्राहम स्टेंस का इंसिडेंट हुआ था तो चूंकि मैं लिब्रान कर रहा था तो वाधवा कमीशन को अपॉइंट किया था तत्कालीन सरकार ने, और वाधवा अटल जी की सरकार ने। अटल जी की सरकार ने वाधवा कमीशन को अपॉइंट हुआ था। वाधवा कमीशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं अपियर होने के लिए उड़ीसा जाता था जी। अच्छा, आप मैं वाधवा उस समय कमीशन सरकार की तरफ से नहीं था। हाँ। मैं सरकार की तरफ से नहीं था, ये वाधवा कमीशन बाद में अपॉइंट हुआ था जी। और मैं वाधवा कमीशन में एज ए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थे VHP वगैरह, उनको मैं उस समय विश्व हिंदू। मैं उस समय उनको अपियर करता था। अच्छा, और राम जन्मभूमि के मुकदमे में उसमें भी आपकी ब्रीफिंग्स को लेकर बड़ी चर्चा 98 में जब लिब्रान कमीशन अपॉइंट हुआ तो मैं इस सारे प्रकरण से जुड़ा। उस समय भी एक प्रकरण ऐसा आया था कि जो उसके खसरे का जो रेवेन्यू का विषय था, जी। वो रेवेन्यू के विषय का पूरा एक एग्जामिनेशन होना था। तो लाला राम जी गुप्ता रेवेन्यू के बड़े वकील थे, सिविल के बड़े वकील थे, उनको अपॉइंट किया था। मैं लिब्रान भी कर रहा था, तो फिर लाला राम जी को मैंने उस समय पूरा वो रिकॉर्ड्स पे कोऑर्डिनेशन किया था। फिर जब इसकी खुदाई का जब आर्गूमेंट का टाइम आया तो कृष्णामणि अपियर हुए थे, जी। हमारे बार के प्रेसिडेंट थे। फिर तो धीरे धीरे उन सारे सीनियर्स के साथ मैं कोऑर्डिनेशन में रहा, और फिर जब इसका आर्गूमेंट लखनऊ उसमें हुआ हाई कोर्ट में, क्योंकि ये सारे मैटर लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में, तो उस समय रविशंकर जी अपियर हुए थे, और जो लॉयर्स की जो पूरी रिसर्च टीम थी उसमें फिर मैं मेन कोऑर्डिनेशन में रहा था। फिर बाद में इसका पिटीशन फाइलिंग, ट्रांसलेशन, ये सारा विषय 7-8 साल सुप्रीम कोर्ट में चला था, और पारासरन जी अपियर हुए, वैद्यनाथन जी अपियर हुए, तो कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंस, रिसर्च, इसमें मैं उसमें साथ में रहा था। भारतीय अधिवक्ता परिषद के बारे में बताइए। आप उसकी मैगजीन के भी संपादक रहे हैं लंबे समय तक। हाँ, दत्तोपंत जी का एक विज़न था कि हमारे पास पे एक भारतीय तरीके से सोचने की एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ये लीगल क्षेत्र में डेवलप होनी चाहिए, और वो लंबे समय तक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन, बहुत बड़े थिंकर दत्तोपंत जी रहे, और एक अधिवक्ता परिषद ऑर्गेनाइजेशन करके एक विषय को शुरू किया। और मैं ये मजदूर संघ के बाद की बात है? नहीं, ये 93 में डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बात काफ़ी उन्होंने बहुत सारे सामाजिक संगठनों को की परिकल्पनाएं दी थी। एक अच्छी पुस्तक उन्होंने थर्ड वे लिखी, और ये सारे विषयों में मेरे को ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मिली, और देश भर में लॉयर्स के बीच में इस वैचारिक मूवमेंट को लेके मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी काम किया। और न्याय प्रवाह की संपादकी? फिर हमने एक लीगल मैगजीन निकाली, और लीगल मैगजीन का नाम न्याय प्रवाह रखा। पहले भी आपने पत्रकारिता की है? मैं अजमेर में जब कॉलेज में था तो थोड़े समय के लिए, इवनिंग टाइम का कॉलेज था, तो थोड़े टाइम के लिए हम उस समय लोकल राजस्थान पत्रिका या लोकल जो थे उसके लिए एक फ्रीलांसर पत्रकारिता करी थी। तब ये कॉलेज दिनों में साथ एक जिसको कहते हैं ना साइड का विषय होता है, क्योंकि मैं नवजीवन में थे? किसमें थे उस समय? वहाँ पे अखबार निकलता था, दैनिक न्याय करके, दैनिक नवज्योति करके, तो लोकल फ्री राइटिंग के लिए था। तो ये सारे अखबारों के साथ लोकल फ्री राइटिंग के लिए हम लोग लग जाते थे जी। उस समय के जो कुछ पत्रकार थे, तो उनके साथ वो एक शौकिया काम था, क्योंकि कॉलेज में अच्छी डिबेट बोलते थे, शाम का इवनिंग कॉलेज था, तो एक मीडिया का एक इशू रहता था, तो इसलिए जुड़ते थे। न्याय प्रवाह मैगजीन मैंने 9 साल तक उसको एडिट किया जी। और ज़्यादातर लीगल आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का इंटरप्रिटेशन, जिसको इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम के बारे में इंडिपेंडेंट लोगों के थॉट। क्या है सर ये इंडियनाइजेशन? आपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में बात करते हुए भी ये जिक्र किया। हमारे उस समय अच्छे रमा जॉयस, वीरेंद्र कुमार चौधरी जो एजी रहे यूपी के, संपत कुमार जी जो बहुत बड़े सिविल लॉयर थे, तो हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में अच्छे विषय आने चाहिए। हमारी न्यायिक सोच में अच्छे वैल्यू बेस्ड चीज़ें भी इनकलकेट होनी चाहिए। उस सब के कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए अधिवक्ता परिषद का बिना था। फिर गरीब लोगों को न्यायिक सहायता देने के लिए, जिसे लोक अदालत चलती है, ऐसे न्याय मित्र बनने चाहिए, ताकि गरीब कम्युनिटी के बीच में
एक लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम चले। तो ऐसा एक सेल्फ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो नेशनलिस्टिक इशू और लीगल अवेयरनेस के विषय पे काम करता था। मालेगांव ब्लास्ट वाली टीम में भी आप थे? नहीं, ये तो लॉयर्स के नाते जो जो मैटर्स आते थे उसका हम लोग करते थे। अब वैसे तो बहुत सारे मैटर्स में रहते थे। नहीं, ये मैटर स्पेसिफिक है क्योंकि बाल आप्टे के नेतृत्व में टीम गठित हुई। नहीं, कोई ऐसी टीम नहीं अनौपचारिक गठित रूप हुई से। थी। लॉयर्स थे उस समय। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील UR ललित साहब थे जो हमारे अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे, बहुत रेपुटेटेड क्रिमिनल लॉयर थे। तो UR ललित साहब उस समय अपीयर होते थे, उसमें मालेगांव में अपीयर हुए थे। तो एज ए लॉयर्स के नाते सीनियर एडवोकेट्स को कोऑर्डिनेट करने के साथ रहते थे। आपने साध्वी प्रज्ञा को रिप्रेजेंट किया है इस केस? नहीं, ऑफिशियली नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। कंसल्टेटिव टीम में नहीं, कभी नहीं। कोई जुड़ाव नहीं रहा? नहीं, मेरा कोई मतलब कोई उनको एज ए लॉयर कोई जुड़ाव नहीं अधिवक्ता रहा। परिषद वैसे ने कोई टीम बनाई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक लॉयर्स की एक उनकी अलग टीम थी। मैं एज ए सांसद के नाते मेरे उनके अच्छे संबंध रहे, एज ए सांसद वो रहे, लेकिन मैं कभी ऐसा पिया नहीं हुआ। टिकट रिपीट नहीं हुआ लेकिन उनका? नहीं, वो तो संगठन का निर्णय है, लेकिन मेरे को आप तो अभी हाल तक मध्य प्रदेश में सक्रिय थे विधानसभा चुनाव की दृष्टि विधानसभा चुनाव में था ये था। क्योंकि अभी वो यहाँ टिकट रिपीट नहीं हुआ, कोर्ट में वो जाती नहीं है, कोर्ट को अवेलेबल वारंट निकालना पड़ता है, बार बार अपीयर नहीं होती हैं। विधानसभा चुनाव में था। विधानसभा चुनाव के बाद मेरा कार्यक्षेत्र यहाँ हो गया। पर चूंकि आप विधिक मामलों को समझते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए या उसके पहले भी यूपीए के दौरान सेफ्रॉन टेरर, भगवा आतंकवाद, ये टर्म क्वाइन किए गए। देखिए, कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध किया था भाजपा मैं ने। कांग्रेस का जो पूरा कार्यकाल रहा है जी, वो पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का हुआ, सभी पूरी तरीके से। और कांग्रेस ने कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र के तहत इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया। और इसलिए ये तो एकदम जिसको कहते हैं, उन्होंने जानबूझ करके हिंदू आतंकवाद शब्द निकाला एक बड़े समाज को अपमानित करने के लिए। और ये उस समय यूपीए सरकार ने इसको एक शब्दकोश की तरह किया। और मुझे लगता है वो उनकी छोटी वोट बैंक की राजनीति थी। चलिए, वो बहुत लंबा विषय है, अभी कोर्ट में चल ही रहा है। अरुण जेटली के बारे में बताइए। आप ऑफ कैमरा, ये मैं दर्शकों को कह दूं, भूपेंद्र यादव जी का इंटरव्यू करना जटिल काम है, क्योंकि वकील हैं, इनको पता है कि एक एक शब्द जो ये ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे वो फ्लोर पे जाएगा, प्रोसीडिंग्स में जाएगा। ऑफ रिकॉर्ड बात करिए, खूब किस्से सुनाते हैं। ऑन रिकॉर्ड बहुत नपा-तुला प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब रहता है। अरुण जेटली जी से पहली मुलाकात कब हुई? अरुण जेटली जी से 98 में मुझे ध्यान है। मैं उनसे पहले भी मिला, लेकिन पहले इतना नज़दीक का नहीं हुआ। ज़्यादा नज़दीक का 98 से हुआ, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी। और मैं चूँकि लिबरान कमीशन में काउंसिल भी था, अधिवक्ता परिषद का काम भी करता था, कई मैटर्स में एज ए सीनियर वो अपीयर होते थे। तो मैंने उनमें एक बहुत अच्छे जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ग्रो करते थे। मतलब पर्सनल बहुत उनके सजेशंस बहुत उनके पास नॉलेज बहुत थी, जानकारियाँ बहुत रहती थी। और मैं उधर नज़दीक ही रहता था जंगपुरा, तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक का मेरे को था, तो लोधी गार्डन में अरुण जी की मॉर्निंग वॉक होती दोज मॉर्निंग वॉक, टॉक ऑफ द टाउन। हाँ, और मैं हालांकि दूर से देख के बुला लेते थे। और एक बहुत उनका अपनत्व रहता था। मैं सच में मानता हूँ कि अरुण जी का बहुत अपनत्व रहता था और बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिलती थी, नॉलेज के मामले में, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के मामले में, वर्ल्ड कोई प्रसंग सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, उनके पास बैठ जाओ तो लगता था एक किताब पढ़ के उठे। और इतने उनको खाने पीने का, मतलब ये दिल्ली का जो एक टेस्ट होता है, अरुण जी बहुत शौकीन थे, तो घर पे भी बुलाते थे और लेके भी जाते, बहुत इनफॉर्मलिटी के साथ एकदम, जिनके साथ बैठ के गपशप लगाना, लेकिन बहुत कंसर्न भी रहते थे। प्रैक्टिस कैसी करते हो, हाउ अपने डील कैसे करते हो, और वो प्रैक्टिस में एथिक्स कैसे प्रमोट करते हो, उनका बहुत कंसर्न रहते थे। तो एक तरीके से वो अरुण जी बहुत लाइक करते थे और अरुण जी से सीखने को बहुत मिला।
हाँ, सबने कहा कि भूपेंद्र यादव की जो राजनीतिक पतवार तनी, उसमें सबसे बड़ा रोल शुरुआती दौर में उन्हीं का था। नहीं, अरुण जी से मैंने बहुत सीखा। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि राष्ट्रीय सचिव भी उन्होंने ही बनवाया। मैं राष्ट्रीय सचिव संगठन ने सबने मिलकर फैसला किया, लेकिन उन्होंने मेरे को तराशने में, मेरे को लीगल एक्यूमेंट सिखाने में, मेरे को लीगल एथिक्स सिखाने में और मेहनत करने में उन्होंने बहुत प्रेरित किया, और वो हमेशा प्रेरित करते थे। अरुण जेटली इवन मैं पार्लियामेंट में भी जब कमिटीज़ का चेयरमैन बनता था तो कैसे बहुत कमिटीज़ में हैं। हाँ, तो उस समय वो और राज्यसभा में कैसे बोलना है, आपको क्वेश्चन पे, मतलब आप आओगे तो सुबह आपको लॉबी में जाकर सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है, क्योंकि विपक्ष में थे, उनको पढ़ना चाहिए, उनके आंसर्स को पढ़ना चाहिए, रूलिंग बुक क्या होती है उसको कैसे आपको इंटरप्रेट करना चाहिए, और वो इस तरह के जो काम जो अरुण जी के रहते थे, तो मेरे को लगता है एज ए लॉयर और एज ए पार्लियामेंटेरियन उनसे काफ़ी सीखने को मिला मेरे को। इंटरेस्टिंग। कभी इरादा है आपका, जैसे आपने बीजेपी के राइज पे ला पटनायक जी के साथ किताब लिखी, कभी अरुण जी पे कुछ लिखने का? नहीं, अरुण जी पे मैंने 1-2 संस्मरण अच्छे लिखे हैं, इसीलिए पूछा मैंने। अभी तो ऐसा कहीं कुछ भी लिखने का इरादा नहीं, क्योंकि अभी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, मंत्रालय हैं, अभी कुछ लिखने का नहीं है। बीच बीच में पार्टी चुनाव का प्रभारी भी बना हाँ, देती तो है। अभी कोई समय इस समय नहीं है लिखने का। तो 2 साल जो कोविड का उस समय गया, 6 महीने, तो उस समय मेरा जो रोज़ एक लिखने का एक स्वभाव है, तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया, क्योंकि वो समय था कोविड का। पर अभी कोई ऐसा समय अभी मेरे पास उतना है नहीं कि मैं लिख पाऊँ। इस बात को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है कि भूपेंद्र जी का समय और व्यस्त होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो जाएगी। क्या मैं भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? चर्चाओं में कोई दम नहीं है, और हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी कार्यकर्ता कोई तो बनाएंगे, जो बनाएंगी पार्टी तय करेगी, पर इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है कि विनोद तावड़े या भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी, ये सब आपकी, कौन होगा अगला ये आज राष्ट्रीय सब आपकी मीडिया की कोरी कल्पना होती है। कोरी कल्पना? कोरी कल्पना होती है, पूरी मीडिया की कोरी कल्पना होती है, कुछ नहीं ऐसा विषय। आप नहीं हैं दावेदारी में? इतनी जगह प्रभारी रह लिए, महासचिव रह लिए। ये सब मीडिया की कोरी कल्पना होती है, हम आप ही से ये सुनते बिल्कुल अनुशासित कार्यकर्ता वाला जवाब। नहीं, हम सुनते ही आपसे, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला कि एक गुजरात के नेता हैं अमित शाह, जो अब दिल्ली ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर आपकी उनसे बैठकी शुरू हुई? अरुण जेटली जी के ही घर पे हुआ ये? नहीं, वो बहुत बड़े नेता थे, मैं बहुत सारे लीगल विषयों में भी रहता था, और मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है, और अरुण जी सारे विषयों को देखते थे। राम जेठमलानी भी देखते थे कुछ विषयों को? हाँ, राम साहब मैटर में अपीयर होते थे। और आप अपीयर होते थे एज अ पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर? नहीं, अब इनको राज्यसभा जाना है, फलाने विधायक राजी नहीं हो रहे हैं, मीणा जी के लोग राजी नहीं हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है सौरभ जी, ऐसा अपना मेरा सिंपल है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, जो काम हाथ में मिला उसको करना, इससे फालतू में नहीं सोचता। और कभी सार्वजनिक चर्चा ना करना उस काम की? नहीं, काम खत्म होने के बाद कोई सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं होता। हाँ, मतलब आप तो इसीलिए जैसे सवाल आ रहे हैं इस तरह के आप नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहे। ये सब हमारी पार्टी के, इवन देखिए हमारी जो पीढ़ी है, हमारे से पहले इवन प्रधानमंत्री जी, राजनाथ जी, अरुण जी, इन सब लोगों के नीचे हम लोगों ने विभिन्न दायित्वों में काम किया है। और ये पार्टी में जो सबसे बड़ा बीजेपी का है कि बीजेपी में जो मेहनत करने की और सिखाने की बड़े नेताओं की जो पद्धति है, मैं कहता हूँ ये बीजेपी का एक यूनिक आइडेंटिटी है। लोग इसको समझते नहीं हैं। और जो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने उदाहरणों से सिखाते हैं, अपनी मेहनत से सिखाते हैं। क्या सिखाया अमित शाह ने आपको? सादगी, मेहनत। उनके जीवन की मैं बहुत उनको मानता हूँ। जितनी सादगी का जीवन उनका है और जितनी कठोर मेहनत, मतलब परिश्रम की पराकाष्ठा, ये उनसे सीखने लायक है। और जीवन में जितनी पवित्रता और सादगी उनके जीवन की है, बहुत कम लोगों में मैंने इतना बड़प्पन उनका रहता है। लेकिन जीवन में आपको बड़ा राजनीतिक होने के बाद सादगी के व्यवहार को रखना चाहिए, भोजन में, खान पान में। आपको पता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो कभी
किसी बड़े 3 स्टार होटल में नहीं रुकते थे, केवल सर्किट हाउस में रुकते थे या सार्वजनिक व्यवस्था में। तो नियमों का बहुत कठोरता से सादगी का पालन, और राजनीति में सादगी शुचिता होना ये बहुत बड़ी बात होती है। कब मिले आप पहली बार? बस ये 90 के दशक में कभी उनके साथ, लेकिन उनको बहुत नज़दीक से मैंने 2010 के बाद देखा है, और मैं उनके सादगी के और परिश्रम का जो उनका स्वभाव है वो मेरे को वास्तव में मेरे को बनाने में भी बहुत योगदान किया। हाँ, As ये a तो सब कहते हैं कि अध्यक्ष के- आपके उत्थान में नहीं, अमित शाह के मैंने आशीर्वाद सीखा का ही बड़ा है। योगदान है। नहीं, देखिए अरुण जी से, अमित भाई के साथ मैंने काम किया है, तो काम करने पे तो आदमी जब अपने बड़े नेतृत्व के को कुछ करते हुए देखता है, आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं, आप उसको पूरी करते हो, और तो आपको सीखने को मिलता है। तो मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मेरे को बहुत सीखने का अवसर। बिहार की जिम्मेदारी से क्या सीखा मंत्री जी? हमें ध्यान है, हम तो लोग तो चूंकि मैं पत्रकार, आप नेता, हम लोग मुलाकात करते रहते हैं। आप बड़े आश्वस्त थे एनडीए की जीत को लेके, हम लोग बहुत आश्वस्त थे कि जेडीयू खराब परफॉर्म कर रही है, आप बहुत आश्वस्त थे नीतीश को लेके। मेरा और आपका इंटरव्यू भी है जी, और नीतीश फिर चले गए छोड़ के, क्यों चले गए, क्यों वापस आके, क्या रहा? नहीं, बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा सामाजिक समीकरण रहते हैं, और बिहार की राजनीति में बहुत लाइवलीनेस भी रहती है। बिहार में लंबे समय तक आंदोलन रहे तो इशू बेस्ड विषय भी होते हैं, और लगभग जेपी मूवमेंट के कारण अभी, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, तो जो सब लोग हैं बिहार में वो सब जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। अब जाने का, वापस आने के बहुत सारे कारण हैं। अब वो तो जो गए हैं, आए हैं, वही बताएंगे, क्योंकि मैं अब बिहार का प्रभारी नहीं हूँ। लेकिन राजनीतिक रूप से विषयों को आगे रखना, इशू बेस्ड बातें करना, ग्रामीण परिवेश की राजनीति करना, राजनीति में पब्लिक इन्फ्लुएंस के लिए पब्लिक के बीच में ऑडिटरशिप होना, ये सब बिहार की राजनीति की बड़ी विशेषताएं हैं। और बिहार तो, भारत अगर लोकतंत्र की जननी है तो भारत के जो गणराज्य हैं वो बिहार में गए। आप कभी भी उधर जब जाएंगे नालंदा की तरफ, जहाँ पहले ये गणराज्य इकट्ठे होते थे, वो तालाब भी है, और वहाँ पे वो स्तूप भी हैं जहाँ पे गणराज्यों की चर्चा होती थी। तो जब हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, विचार विमर्श, विमर्श के बाद उस पर निष्कर्ष, ये बिहार में जो हमारे लोकतंत्र का जो स्वभाव है, पहले विचार निकले, विचार पे विमर्श हो, विमर्श से निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष पे सहमति हो, ये तो बिहार में बहुत इनबिल्ट चीज़ है जो सीखने बस सहमति नहीं है। नीतीश को सहमति नहीं थी कि चिराग पासवान आए। चिराग पासवान से जुड़े लोग कहते थे कि भूपेंद्र यादव ने नहीं होने दिया एकोमोडेट हमको ठीक से। गिरिराज सिंह अलग नाराज़ कि भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय की टीम यहाँ पे सब व्यवस्थाओं को बदल रही है। नीतीश अलग नाराज़ है। एक कई लोगों ने कहा अनिच्छुक भी थे वो चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए। सत्य है? नीतीश कुमार नहीं, ऐसा नहीं है। वो जेडीयू के नेता थे, हमारा गठबंधन था, वरिष्ठ नेता थे नीतीश जी। नीतीश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बिहार में विषयों को संभाला है, क्योंकि लालू जी के जंगल राज के बाद जो बिहार में एक नीचे गिरावट आई थी, उसका बहुत अच्छा जो पहला टर्म था एनडीए का, उसने बिहार में बहुत विकास किया। और अब ये सब राजनीतिक विषय तब जो प्रभारी आपने ऑपरेटिव पार्ट कहा है ना, कि इससे सब सहमत हैं कि पहला टर्म जो था उसमें बहुत काम किया, और उसी की बुनियाद पे आगे बढ़ा है। अदरवाइज लालू जी के जो राज था बिहार में, उसने बिहार को एक टेरर में डाल दिया था। लोग आज भी उस टेरर से डरते हैं। तो यही नीतीश लालू जी के साथ दो बार चले गए। वो एक विषय, अलग राजनीतिक परिस्थितियों का विषय है, लेकिन वो जो तरक्की की रफ्तार बिहार ने पकड़ी, बिहार उस पर आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश को लेके तो आपको खूब शाबाशी मिली होगी, एकदम रिकॉर्ड तोड़ जीत। ये मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मध्य प्रदेश आपकी में और अश्विनी वैष्णव जी की भी तो नहीं, मेहनत होगी। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है जी। और कुशाभाऊ ठाकरे के समय से एक बहुत मजबूत नींव डाली है। बहुत बड़ा प्रदेश है और विशाल प्रदेश है, लेकिन पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। वहाँ 3-3 पीढ़ियों से लोग जनसंघ के साथ जुड़े हैं और कुशाभाऊ को, ठाकरे जी को संगठन शिल्पी माना जाता है। और राजमाता साहब का भी एक राजनीतिक औरे का प्रभाव है। और इस बार जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, वो एमपी के मन में मोदी है।
क्योंकि जो कार्यकर्ताओं से लेकर के नीचे तक मध्य प्रदेश में जो संगठनात्मक ढांचा था, उस संगठनात्मक ढांचे को एक मन में विश्वास था मोदी जी के लिए। शिवराज के लिए नहीं था। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो पूरा चुनाव का स्लोगन था, जिसको शिवराज जी ने भी आगे हमने सब ने बनाया था, वो एमपी के मन में मोदी था। जैसे और एमपी के मन में मोदी विषय पे ही हमारी मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई हैं। और फिर कई लोगों के मन में हो गया कि यहाँ पे कौन होगा मोदी जी का सिपाही, प्रहलाद पटेल होंगे कि कौन होंगे, और सरप्राइज नाम मोहन यादव का आ गया। ये तो देखिए, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बहुत, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थात्मक और बहुत अच्छी रहती है। डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पार्टी अगर अपने सारे विषयों को आगे बढ़ाती है और नीचे के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाती है, तो ये तो केवल बीजेपी है। सामान्य परिवार से निकला हुआ कोई भी मेहनती लड़का, कार्यकर्ता पार्टी को नेतृत्व कर सकता है, सब उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। ये तो बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र का बड़ा योगदान किया है। मैं वापस मोहन यादव जी से आप पर आता हूँ। हाँ। आप डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे थे, एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी लगातार ये कोशिशें कर रही है कि समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन उनके शीर्ष नेतृत्व में दिखे। उसी क्रम में कहा गया कि जो यादव समाज है, जो हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात महाराष्ट्र तक उसके अलग अलग, और यूपी बिहार तो है ही सबसे बड़े, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मोहन यादव अब आए हैं, पर भूपेंद्र यादव पहले से थे। जब पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह का विश्लेषण होता है कि यादव समाज का रिप्रेजेंटेशन भूपेंद्र यादव, तो आप इससे कितना अपने आप को सहज या असहज पाते हैं? देखिए, दोनों विषय होते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के भी कार्यकर्ता होते हैं और कोई समाज से भी आते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है, जो कार्यप्रणाली होती है, वो सबके लिए होती है। बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी के जो भी सांसद बनेंगे, वो काम सबके लिए करेंगे। बीजेपी की सरकार की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबके विकास को ज़मीन पे उतारते हैं। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व होना ये हमारी एक राजनीतिक हकीकत होती है, लेकिन सामाजिक रूप से सबका विकास करना ये हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व ये निश्चित रूप से पार्टी सब जगह पे बढ़ाती है, पर सामाजिक रूप से सभी के विकास का गवर्नेंस देना ये हमारी पार्टी की मूल परिकल्पना है। तो दोनों का समन्वय होता है। अब मैं इस समन्वय के विषय से बतौर मंत्री आपके जो पास विभाग रहे हैं उन विषयों पे आता हूँ। अंदाज़ा था आपको कि आपको कैबिनेट के लिए चुना जा सकता है? कुछ ऐसे फीलर्स, संकेत? मैंने कभी सोचा नहीं और मैंने कभी किसी से। किसका फ़ोन आया सबसे पहले? पार्टी अध्यक्ष जी का ही फ़ोन आता है। सभी को पार्टी अध्यक्ष जी का ही फ़ोन आता है। नड्डा जी का फ़ोन आया? हाँ जी। अच्छा। मंत्रालयों को लेकिन बहुत आपकी रुचि के अनुरूप, अभी आप बता रहे थे 90s का दौर, लेबर इश्यूज़, फिर वही मिनिस्ट्री मिल गई। संयोग हो सकता है कभी कभी। कई चीज़ें ऐसी होती है आपको अभी घटती है, 10 साल बाद ध्यान आई ये क्यों घटी थी। अब मैं लेबर की प्रैक्टिस करी, लेबर लॉयर रहा और श्रम मंत्रालय मिला, तो ये मेरे संयोग ही था। मेरी पर्यावरण पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं लंबे समय तक अपीयर हुआ, उसकी एक कंपाइलेशन बुक मैंने 2005 में लिखी थी जी। तो ये संयोग होते हैं चीज़ों के। अच्छा, पर्यावरण पे ही पहले बात कर लेते हैं फिर। वन संरक्षण कानून, इसमें बदलावों को लेकर एक हल्के में बहुत आलोचनाएं हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये हमारे वनों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है जी। क्योंकि जो हमारे देश में जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमि के संबंध में कानून थे जी, और भूमि के संबंध में जब अलग कानून थे, जो वन था ये स्टेट सब्जेक्ट था। 70 के दशक में संवैधानिक परिवर्तन के द्वारा इसको कॉन्करेंट सूची में लाया गया जी, और 80 के दशक में एकदम से वन संरक्षण कानून को लागू किया गया। फॉरेस्ट एक्ट 1927 का ये इसको लागू किया। लेकिन लागू करते समय जो हमारी मूल विषय थे कि अगर आप देखेंगे वनों के संरक्षण के साथ वन से जो विस्थापन शुरू हुआ, तो उनके जो राइट्स थे, उनके राइट्स के साथ उनके जो विस्थापन की प्रक्रिया थी, उसमें कहीं अधूरापन था।
इस कानून के द्वारा हमने उन सारे फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ के राइट्स को, उन सारे विषयों को संरक्षित करने का काम किया है, सिस्टमाइज करने का काम किया है। देश का जो हमारा वन क्षेत्र को बढ़ाने का जो लक्ष्य है, एनडीसी का टारगेट, उसको बढ़ाने का काम किया है और वन भूमि के संरक्षण को ज़्यादा मजबूत किया है। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि सिस्टमाइज करने का काम किया, लेकिन मेरे सामने 19 फरवरी 2024 की सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम ऑर्डर की कॉपी के ब्यौरे हैं, जिसमें सरकार को कोर्ट ने कहा है कि 1996 के फैसले में निर्धारित वनों की परिभाषा को बरकरार रखना चाहिए और जब तक सभी दर्ज वनों का विवरण दर्ज ना हो जाए, है ना, ये सभी वनों का विवरण दर्ज ना हो जाए। ये थोड़ा क्या है मामला? ये क्या था कि मैंने आपको बताया कि ये कांग्रेस में तो कोई पद्धति का जो विषय था कांग्रेस के शासनकाल में वही था, दिक्कत थी। उन्होंने 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लिया है जी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद 96 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट। गोदावर्धन मामला, TN गोदावरी मामले में डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट का। अब डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में क्या फॉरेस्ट नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी था जी। और इसके क्लैरिफिकेशन में वनों को दर्ज कराना था। तो वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से ही इस कानून में संशोधन करके वनों की एंट्री को दर्ज कराने का विषय है। तो ये तो सभी राज्य सरकार, क्योंकि इसकी जो ऑनरशिप होती है वो राज्य सरकारों की होती है, तो राज्य सरकारों को करना ही चाहिए ताकि और स्पष्टता आए, उसमें जो अनावश्यक परेशान है वो भी ना, और वन भूमि का पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज हो, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड को जो दर्ज होना है वो एक बड़ा विषय था, वो एक बड़ी चुनौती थी जिसको कोई कर नहीं रहा था। अब इसकी मैंने जो स्ट्रीमिंग का जो विषय कहा है वो इसी संदर्भ में है, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक आलोचना का स्वर ये उठ रहा है कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसकी नोटिफिकेशन को लेके लोगों ने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पे तो 100 किलोमीटर में राज्य की एक बड़ी परिधि आ जाती है, 6वीं अनुसूची का जिक्र हो रहा है, स्वायत्तता का जिक्र हो रहा है, ग्राम परिषद के कंसेंट का आप क्या लद्दाख, अरुणाचल जैसे दूरस्थ इलाकों में क्या हमारे उन लोगों को डिजिटल और टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे उधर का असेसमेंट नहीं होना चाहिए? बल्कि बॉर्डर का गांव पहला गांव होता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ा विज़न है, इसीलिए वो बोर्ड भी आखिरी गांव से बदल के पहले गांव के हो गए। 1400 गाँव में उन्होंने इनको फर्स्ट विलेज करके सीमावर्ती गांव के विकास का काम किया है और हमारे बॉर्डर के गांव खाली और हैं। और उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को रात्रि विश्राम जाकर के वहाँ करने को कहा। और मेरा एक सौभाग्य रहा जी कि मैं चुशूल गया था और चुशूल में जहाँ पे भारत और चीन की लड़ाई हुई, वहाँ बैटल ग्राउंड पे मैंने वो विषय देखा। ऊपर जो चामंगला के पास जो पूरा सबसे ऊपर मोटर रोड है वहाँ तक जाना हुआ। रात को मैं चुशूल में रुका गांव में, तब आपको एहसास होता है कि वहाँ पे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी आवश्यकता है। हम अपने बॉर्डर पे सामरिक विषयों में, वहाँ के नागरिकों के जीवन के विषयों में परिवर्तन लाना ही चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए? तो एक द्वैत था, आप कह रहे हैं जो पुराने कानून थे कि उसके चक्कर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, लाल फीताशाही बढ़ रही थी। वो तो सारा देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 सालों में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, यही कारण है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही कारण है कि अब उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर के चलने में भारत का आज विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया में मानते हैं कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते तो भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करता है। अगर आज वन्य जीवों के संरक्षण की बात करते हैं तो जो बिग कैट अलायंस माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न और नेतृत्व में बना है, आज दुनिया में उसको बड़ी मान्यता मिली है। आज क्लाइमेट चेंज के कारण जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है, उससे नॉलेज शेयरिंग बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, उसकी बड़ी मान्यता मिली है। ये ऐसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को जो भविष्य की जो पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उसके लिए बड़ा एक संरक्षण और एक विज़न देने का काम किया। और यही कारण है कि भारत के इस क्लाइमेट एक्शन के बाद आज
मैंग्रोव के लिए क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बना है, भारत ने उसमें शायद अपना सहयोग प्रदान किया है। आज इसको लेड आईटी कहते हैं, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो स्वीडन के साथ अभी जो कॉप में भी इसका 2.0 शुरू किया है, तो ये ऐसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम हैं जो दुनिया की आवश्यकता है। और मिशन लाइफ तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आज एक बड़ा मिशन बन गया है। जितने भी अब पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में जो नए रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, वो सब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सरकार के मिटिगेशन मेजर्स, सोसाइटी के एडेप्टेशन मेजर्स के साथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दुनिया की पर्यावरण की चिंताओं के लिए एक बड़ा मंत्र है। और भारत की औद्योगिक विकास की चिंताओं का भी ख्याल रखना होगा, इसीलिए ग्लासगो में वो फेज आउट वाला क्या हुआ था ग्लासगो में? ग्लासगो में तो कोयले का इस्तेमाल फेज आउट हम होगा। अपनी एनर्जी की क्षमताओं के लिए हम इस बात को मानते हैं कि हम अपने एनडीसीज को पूरा करेंगे, लेकिन हमारी एनर्जी की क्षमताओं को और हम तय कर सकते हैं, कोई दुनिया का अन्य देश तय नहीं कर सकता है। और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी वैकल्पिक ऊर्जा की क्षमता को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया है। समय से 9 साल पहले जो लक्ष्य 2030 में प्राप्त करने थे, वो 2021 में प्राप्त करे। और इसलिए ग्लासगो कॉप हुआ हो, ग्लासगो कॉप के बाद शर्म एल शेख कॉप हुआ हो, शर्म एल शेख के बाद यूएई कॉप हुआ हो, उसमें इस बात की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग पूछते हैं कि भारत इतनी बड़ी आबादी होने के बाद वैकल्पिक ऊर्जा की क्षमता को और जो कार्बन एमिशन को कम करना है उसको भारत ने किया। और भारत दुनिया का वो देश है जिसने 2019 की ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पे अपने कार्बन एमिशन को कैसे कम किया, वो 3rd बाइनल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है। इवन जो एक दूसरी कॉप चलती है UNCCD, जिसको डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ जो दुनिया में इस समय सबसे बड़ा विषय चलता है, हमारे यहाँ पर जो 30 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बटे हैं। आखिर सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? कि ज़मीन की क्षमता को पता करना, ज़मीन की उर्वरा क्षमता को बचा के रखना। तो जब हमने ये विषय रखा तो उन्होंने कहा इतने बड़े स्केल पे भारत भूमि के बंजरीकरण को रोकने के लिए इतना बड़ा प्रयोग इतने बड़े स्केल पे आप कर रहे हो, ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है। इवन बायोडायवर्सिटी कॉप में मैंने जो बिग कैट अलायंस कहा है, आप देखिए कि 10 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री जी के आज हमारी रामासर साइट्स की संख्या बढ़ के 80 से ऊपर चली गई है। आज हमारे टाइगर रिजर्व्स बढ़ के 55 हो गए। आज हमारे एलिफेंट रिजर्व्स बढ़ के 33 हो गए। तो ये सरकार पूरी तरीके से वन्य संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इस बैलेंस का जो व्यक्तिगत लाइफ में जो हमें व्यवहार करना चाहिए, वो मिशन लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का एक बड़ा मंत्र बना है। सस्टेनेबल लाइफ के लिए सबसे बुनियादी शर्त है कि हम सांस लेते रहें। जिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रधानमंत्री, आप और मैं रहते हैं, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसको लेके सरकार का एक्शन प्लान देखिए ठोस नहीं दिखा है कुछ अभी तक। वो जो जिस शक्ति के लिए आप और आपकी सरकार जाने जाते हैं, इससे पहले सरकार के पास कोई ऐसा लेजिस्लेटिव टूल नहीं था कि सब राज्यों का कोऑर्डिनेशन कर सके। कभी नहीं किया यूपी ने। ये जो कमीशन फॉर CAQM बना है, अथॉरिटी बनी है एयर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की, ये लोकसभा में 2 साल पहले बिल पास करा के ये अथॉरिटी बनाई गई। और अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो पराली जलने की घटनाएं भी कम हुई हैं, पॉल्यूशन भी कम हुआ है। हम पेट्रोल के मामले में मैं बता रहा हूँ, आप तुलनात्मक आंकड़े देखिए। हम पेट्रोल के मामले में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में BS4 से BS6 पे पेट्रोल में सुधार किया। ये जो बड़े कुंडली एक्सप्रेसवे और जो बड़े बने, तो जो व्हीकल पॉल्यूशन होता था वो कम हुआ। एक स्टडी को आप नेट के ऊपर आप देखिए, वो टीरी की स्टडी है। ये जो पूरा प्रगति मैदान के नीचे जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसमें कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन कम हुआ है। आप जरा उसकी स्टडी को नेट से निकाल के आप रिसर्च करिए, आपको खुद को ध्यान में आएगा।
पराली की घटनाओं में कितनी कमी हुई है, एक्सप्रेसवे से कितना, क्योंकि सबसे बड़ा पॉल्यूशन व्हीकल पॉल्यूशन है। और व्हीकल पॉल्यूशन में भी पुराने व्हीकल्स की जो स्क्रैपिंग की पॉलिसी सरकार की है वो इसके लिए बड़ी लाभदायक है। इसके बाद ग्रीनिंग का विषय हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का विषय हो गया, फिर दिल्ली के आसपास के पूरे एरिया को पीएनजी पे हम इंडस्ट्री को लेकर के आए हैं, उसको परस्यू किया है। तो इन सारे विषयों को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के पर्यावरण का सुधार हो, तुलनात्मक रूप से सुधार होता है क्योंकि उसी अनुपात में व्हीकल से लेके सारे विषय आते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो कमीशन है, जो उसकी अथॉरिटी बनी है, उससे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर हुआ है। PM 2.5 WHO के मानकों से 10 गुना ज़्यादा है। कुछ दिल्ली में आप भी सांस लेते हैं, हम भी कुछ सांस लेते इस बार दिल्ली में अगर अभी आप देखेंगे तो वेस्ट गया पिछले जनवरी में। ये दिसंबर में क्या है, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन का भी एक विषय रहता है, लेकिन अभी जितना काम किया है उससे और काम करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार उस पर आगे करेगी। चलिए, एक विषय है ग्रीन फंड के इस्तेमाल का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपके मंत्रालय के तहत ये एक बोर्ड है, इसने एनजीटी के सामने एक रिपोर्ट जमा की और कहा कि हम ग्रीन फंड का 80% इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, कैंपा का जो पैसा होता है जी, वो कैंपा का पैसा आने के बाद राज्य सरकारों को दिया जाता है। राज्य सरकार जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेगी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो देना ही होगा क्योंकि सरकार का पैसा है, ऑडिट का पैसा है। उस प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए फिर कुछ आगे बढ़ाने के लिए एक नगर वन की और बाकी योजनाएं दी हैं। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो राज्य हैं उसके कारण दिक्कत है। आधे राज्यों में तो आपकी सरकार है, सख्ती क्यों वहाँ नहीं पे कर आ पा रहे रहे हैं? आ रहे हैं। डबल इंजन की थ्योरी दी जाती है। हाँ, तो जहाँ पे परस्यू हो रहा है, अच्छा परस्यू कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में सुधार हुआ है, पुराना एफिडेविट है। ये 20 मार्च का है। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ इसके बाद। हसदेव अरण्य के जंगलों को लेके भी खूब आंदोलन रहता है, चर्चा रहती है। क्या पक्ष है सरकार का? सारे नियम कानूनों का ही पालन किया जाएगा, कहीं भी नियम कानून के बाहर कोई विषय नहीं होगा। मध्य भारत के फेफड़े सुरक्षित रहेंगे? एकदम। ये बात आप प्रदर्शनकारियों को नहीं समझा? इवन मध्य भारत में आप देखो, चित्रकूट के पास रानी नई सेंचुरी, दुर्गावती नई टाइगर सेंचुरी। तो अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों 2 से 3 नए टाइगर रिजर्व्स बने। नहीं, पर कोयला खनन की वहाँ पे अनुमति दी जा रही है। पर्यावरणविद लगातार ये कह रहे हैं कि इससे वन्य जीवों को नुकसान होगा। आप सरकार की देखिए, प्रतिबद्धता बता रहे मध्य हैं। प्रदेश में 3-4 नए टाइगर रिजर्व बड़े हैं। मध्य प्रदेश में हम चीता जैसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं और कोई भी चीज़ नियम और प्रक्रिया के बाहर नहीं है। हसदेव अरण्य में भी कहीं पर भी नहीं। कोई आपको वहाँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने अलग से पॉलिसी बनाई है। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एलिफेंट को लेकर के, टाइगर को लेकर, एलिफेंट को लेकर के तो मैं खुद वायनाड जाके आया हूँ, जहाँ पे हमारा 3 स्टेट्स का बॉर्डर मिलता है। लोगों से मिल के आया हूँ। लगातार हम गाइडलाइन और पॉलिसी इशू कर रहे हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हम पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों के संतुलन को लेकर। एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। 2010 में जब यूपीए की सरकार थी तब उसको नो को एरिया घोषित कर दिया गया था। भूपेश बघेल की जब सरकार थी, उन्होंने कहा, यूपीए की सरकार में एक जयंती टैक्स लगता था, हमने वो बंद करा है। वो यूपीए को तकलीफ। क्या था ये टैक्स? ये वहाँ पे होता था। प्रधानमंत्री भी अपनी रैलियों में हाँ, जिक्र करते होता थे। था। मैं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री के रूप में बता रहा हूँ। फाइलें नहीं निबटती थी और इसलिए आप देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में भी इस बार है। इतना देख लीजिए कि जो 600 दिन लगते थे वो अब 60 दिनों में आ गया है क्लियरेंस में, और पूरे नियम कानूनों के साथ। कहीं कोई नियम कानूनों में समझौता नहीं है, लेकिन क्षमता को बढ़ाना, लोगों को ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ाना। और आप ये देखिए कि जब हमारे टाइगर रिजर्व्स बन के 55 हो गए हैं तो संख्या तो बढ़ी है। अगर संख्या नहीं बढ़ती, फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि हमारा जो जंगल का एरिया वो बड़ा है। तो रिपोर्ट कहीं कोई डिनाई नहीं कर रहा है। टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ना कोई डिनाई नहीं कर रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। चीता के इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और भारत आज विश्व में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, बड़ा एक्शन प्रोग्राम कर रहा है।
तो ये तो सरकार की प्रतिबद्धता है इन सब विषयों को लेकर के। एक शब्द हम इन सब के बीच सुनते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एक सत्य हमारे सामने ये है कि चीन का बड़ा थ्रेट है और हमें ऑल वेदर रोड चाहिए, हमें अपने बॉर्डर पे बहुत कमाल की सिक्योरिटी चाहिए, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार मुखर भी रहती है। दूसरा, जो बार बार रवि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाते समय पर्यावरण की चिंताओं का भरपूर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब उत्तरकाशी में वो टनल धसी तब नए सिरे से इस चर्चा को बल मिला। नहीं, EIA का पूरा ध्यान रखा जाता है। EIA में पूरी टेक्निकल और एक्सपर्ट कमेटी होती है। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का पूरा एग्जामिनेशन होता है, उनकी जो सारे पैरामीटर्स है वो संतुष्टि की जाती है और उसको एक टाइम के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई कानून और नियम से कोई ढील नहीं दी जाती। और नए नए कानून इसलिए बनाए भी जाते हैं ताकि प्रैग्मेटिज्म बना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आप देखेंगे तो हमारी जो पर्यावरणीय क्षमताएं हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं। अच्छा, आपके पास लेबर मंत्रालय भी है, आपने लेबर्स के लिए मुकदमे भी लड़े हैं। मिनिमम वेज को लेके काफ़ी चिंताएं जताई जाती हैं कि सरकार इसको लेके एक कमिटमेंट नहीं दे रही है। नहीं, सरकार का एक पूरा इसके ऊपर वेज के लेके कमेटी होती है, वो कमेटी इसको निर्धारित करती है और जिसमें 2017 में आखिरी बार फ्लोर वेज 176 रुपये निर्धारित वो किया था। वो उसको लेकर के पूरी एक कमेटी बनी हुई है, लेबर ब्यूरो में किया जाता है और भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय को लेकर के इसका कार्य किया जाता है। वो पूरा कार्य चल रहा है। सर, स्टैटिस्टिक्स का तो ये हाल है कि जनगणना नहीं हो रही है। नहीं, ये PLF पीरियडिक नया आंकड़ा जो है हमारे पास ऐसा है वो कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रेगुलर आ रहे हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का सारा विषय हो 2017 के बाद से ये जो मिनिमम फ्लोर वेज शब्द इस्तेमाल होता है वो रिवाइज नहीं हुआ है। महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई 7 साल में, खुदरा और दूसरी। ये समय समय पे जो कमेटियां हैं विभिन्न इंडेक्स और मानकों को लेकर इसको तय करती है और वो पूरी रिलीफ का काम किया जाता है। SP मुखर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसका अभी कुछ विषयों का थोड़ा सा विषय पेंडिंग पड़ा है। क्या है विषय, बता तो दीजिए वो देश को। लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उस विषय पे अध्ययन के लिए वो बनी हुई है। अच्छा, आपको इस तरह की कोई चुनौती लगती है जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रोज़गार को लेके, मिनिमम गारंटी को लेके बात करती है और आंकड़े फिर सरकार के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे बोले कि साहब अगर यहाँ इतने रोज़गार हैं तो इजराइल में वर्कर क्यों भेजने पड़ रहे हैं, से अलग अलग उदाहरण चुने देखिए, जाते हैं। हमारे पास जो क्षमताएं हैं, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है हमारे यहाँ, वो ह्यूमन कैपिटल हमारे पास बहुत अच्छे और सक्षम लोग हैं। दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ा चुनौती है, इवन ILO में भी डिस्कशन में आता है, वो स्किल गैप का आता है। भारत के पास वो क्षमता है कि वो दुनिया के स्किल गैप को भर सकता है और स्किल गैप के लिए हमारे पास अगर अच्छी क्षमताओं के लोग हैं तो निश्चित रूप से दुनिया भर में भी वो अपने भारत की जो श्रम की और जो प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप ILO का जिक्र कर रहे हैं। 26 मार्च को ILO की रिपोर्ट आती है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। भारत के बेरोज़गारों में 83% युवा हैं। पढ़े लिखे बेरोज़गारों की संख्या साल 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। क्या कहेंगे मंत्री जी? हमारे जो PLF आंकड़े हैं, हमारा जो EPF का रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो ESIC का रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो संगठित उद्योगों का रजिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरीके से इसको दर्शा रहा है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बल्कि हम लेबर ब्यूरो के हिसाब से एक एरिया बेस्ड सर्वे भी हम प्रकाशित करते हैं। ILO की रिपोर्ट के जो मानक होते हैं उस पर हम लगातार सारे विषयों को उनके सामने रखते हैं। तो आप ILO की रिपोर्ट से सहमत नहीं, उसमें कुछ विषयों के अभी हमने पूरा उधर ये कहा है कि दुनिया के जो पश्चिम के सिद्धांत के हिसाब से जो तैयार करे हुए मानक हैं उस पर एक नए तरीके से चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए और उसको हमने पूरी तरीके से फोरम पे रखा है। रोजगार की बात हो रही है, लोग कहते हैं केंद्र सरकार अपने ही रिक्त पद भर दे तो रोजगार लगातार चल रहे हैं जी। हर महीने रोजगार मेला हो रहा है। हर महीने पिछले 1 साल से लगातार हुआ है। 1 लाख हर महीने रोजगार गए हैं। आप कह रहे हैं हर महीने रोजगार गए हैं। हाँ, आपकी सरकार के बारे में RTI के हवाले से रिपोर्ट छपी हैं कि अलग अलग विभागों में अभी भी 9 लाख से ज़्यादा रिक्तियां बाकी हैं। जितनी रिक्तियां की गई हैं वो पिछले सालों में सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक हैं।
जो रिक्तियां बाकी हैं वो भी हो रही है, क्या होंगी। सरकार डाउनसाइज कर रही है और इसको एडमिट नहीं करना चाह रही क्योंकि ये नहीं, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठेगा? एकदम नहीं है। इतना ज़्यादा रोजगार को लोग तो लेकर, प्राइवेट में डाउनसाइज कर रहे हैं, एआई आ रहा है, नए सिरे से रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे अगर ऐसा होता तो ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है ईपीएफओ में। चीज़ें आने से कोई एकदम ख़त्म नहीं होता है। संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है दोनों क्षेत्रों में, जी। और हर महीने रोजगार मेला हो रहा है। सीएमआई के आंकड़े हैं, सीएमआईई के। सीएमआई के आंकड़े कभी फेवर में आते हैं, कभी अगेंस्ट आते हैं। औसत बेरोजगारी दर 7.6। वो एक प्राइवेट संस्थान है, और हमारे पीएलएफएस के आंकड़े जो है वो एक बड़ी पद्धति से का तय किए हुए आंकड़े हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सरकार को जो आंकड़े सूट नहीं करते हैं उनको नकार देते हैं। बिल्कुल नहीं है। आप तय मान करके चलिए कि इस समय भारत में जो रोजगार के आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा आशाजनक हुए हैं, और इसको तो अब सारी इंटरनेशनल एजेंसी भी मानने लगी है। समय की कमी है, इसलिए मैं अब दर्शकों के कुछ सवाल हैं, जब हमने कार्ड पोस्ट किया और सबसे ज़्यादा अलवर से सवाल आए हैं। प्रियवत गुर्जर का सवाल है, मैं अलवर लोकसभा का वोटर हूं, मंत्री जी से पूछिएगा तो चुनाव जीतेंगे तो अलवर के लिए क्या करेंगे? मोदी की गारंटी है, भूपेंद्र यादव की अलवर के लिए क्या गारंटी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अलवर में लगातार घूम रहा हूँ, और जो सबसे बड़ा राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार में जो अलवर के साथ धोखा हुआ है, वो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जो है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी के विज़न जो है वो ज़मीन पर हकीकत में उतरे, और जल जीवन मिशन ये जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कार्यक्रम गांव देहात के लिए है वो पूरी तरीके से सफल हो। मैं लोगों को यही कह रहा हूं कि केंद्र की भाजपा सरकार इसको पूरी तरीके से जल जीवन मिशन को नीचे तक लेके जाएगी। खैरतर व बहरोड को छोड़ के एनआरसी से अलग करें, एनसीआर से अलग करेंगे अलवर को? वो एक अलग ये भी विषय एक मांग है, वो एक अलग विषय है, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन जल जीवन मिशन सबसे बड़ा विषय है जो नीचे तक जाना चाहिए, जिसको कांग्रेस सरकार ने रोकने का काम किया। वीरेंद्र सिंघानिया का सवाल है, 6 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों में आपका नाम भी था। क्या केंद्रीय नेतृत्व ने चर्चा की कि भूपेंद्र यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री? कभी कोई चर्चा नहीं होती, पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, प्रफुल्ल आकर मोहम्मद असलम समेत कई लोग कह रहे हैं कि सरकार आईएलओ की रिपोर्ट पे तसल्ली बख्श जवाब क्यों नहीं दे रही? आईएलओ कह रहा है 83% बेरोजगार युवा हैं। हमने पूरी तरीके से तसल्ली बख्श जवाब दिया है, ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया है। हमने सरकार के पूरे आंकड़े दिए हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने स्वीकार भी किया। दीपक भास्कर का सवाल है, मनरेगा में मजदूरों को पेमेंट 5-5 महीने की देरी से मिल रहा है। इस पे तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार में है, और अब तो राजस्थान में जो सरकार आई है बहुत त्वरित दृष्टि से सारे विषयों पे कार्य कर रही है। राव यादव का सवाल, अहीर रेजिमेंट को लेकर संसद में अब तक मांग क्यों नहीं रखी गई? सोशल मीडिया पे बहुत चलती है। मैं पहला कैबिनेट मंत्री हूँ जो उधर चुशूल के अहीर धाम पे गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे इतने सालों के बाद जो एक लंबी मांग थी कि वहाँ पे उन्होंने जो शहादत दी, वहाँ पे पूरा म्यूज़ियम बना के पूरा सम्मान और धरोहर को बनाने का काम किया है। और जहाँ तक इस विषय की संजीदगी का सवाल है, इसको सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है, जिसको एकदम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। लेकिन सरकार इस विषय पे बहुत संवेदनशील है। क्या सरकार अहीर रेजिमेंट की मांग पे विचार कर रही है? संवेदनशील विषयों में बहुत व्यापक स्तर पर चीज़ें आती हैं, और वो पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करते हैं। बिरजू आनंद का सवाल है कि जिन लोगों पे आपने करप्शन का आरोप लगाया, जांच शुरू हुई, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, जांच खत्म हो गई। एक उदाहरण नवीन जिंदल, एक उदाहरण प्रफुल्ल पटेल, बोले कितने उदाहरण गिना दें? कांग्रेस भी कहती है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन दिखाती है। देखिए, लीगल जो प्रोसेस है उसको तो कोई समाप्त नहीं करता है, वो तो लीगल तरीके से ही होता है। और कांग्रेस जो केजरीवाल के खिलाफ एफिडेविट लगा करके कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थी, वो अब किस वॉशिंग मशीन से केजरीवाल साहब को की सफाई कर रही है? ठीक है, एक आखिरी सवाल है ये मेरा, और ये सवाल आपके प्रतिद्वंदियों को लेके है। ललित यादव युवा विधायक हैं। लोगों ने कहा कि अलवर में 8 सीटें लगती हैं लोकसभा में, ज़िले में तो 11 हैं, 5 पे कांग्रेस है, 3 पे भाजपा है, तो वो आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कुछ ने कहा कि युवा हैं, लोकल हैं, और उनके समर्थक ये मुद्दा भी बना रहे हैं, लोकल वर्सेस बाहरी। आपको बार बार अलवर लोकसभा के लिए बाहरी बताया जा रहा है। मुद्दा बना रहे हैं पर मुद्दा बन नहीं रहा है।
जी। इसलिए बात खत्म है। आप मिले हैं कभी ललित यादव से? नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं। नहीं मिले हैं। मैं हालांकि फौलादपुर में 2012-13 से उस गांव में जा रहा हूं और उसके आसपास के गांव में मेरे बहुत सारे विकास कार्य करवाए हुए हैं और मैं तो 2012-13 से उस गांव में जा रहा हूं, मैंने कभी देखा नहीं। बसपा के फजल हुसैन से मिले हैं? नहीं, मैं कभी व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिला। ललित यादव भी कोई व्यक्तिगत रूप से किसी सामाजिक कार्यक्रम में कभी मिला नहीं। बसपा का सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आलोचक कह रहे हैं कि ये भूपेंद्र यादव के चुनाव को मजबूत करने का एक तरीका है कि उनके भाई जाकिर भाजपा के नेता हैं, ताबड़ू से विधायकी का चुनाव लड़े, अब फजल को बसपा से टिकट दिलवा दिया गया तो जो भूपेंद्र यादव का विरोधी वोट है वो बट जाएगा और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो इनकी बहन जो है वो कामा से कांग्रेस की विधायक है, जाहिदा, तो जाहिदा को मैंने टिकट दिलाया है। ये तो एक राजनीतिक परिवार है, प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है। ये लोग 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, पूरे मेवात के क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो परिवार को मैं, जाहिदा बहन को मैं टिकट दिलाऊंगा। एक कांग्रेस में है, एक भाई बसपा में है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इवन जाकिर हुसैन भी पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। जाकिर हुसैन के साथ सामाजिक रिश्ते होना एक अलग विषय है, लेकिन ये लोग तो अपनी राजनीति, अब ललित यादव मान लो यादव हैं और मैं उनके गांव आता रहा हूं, तो कोई मैं उनको टिकट दिलवाऊंगा? सब अपने अपने तरीके से टिकट लेके आते। सामाजिक रूप से तो सब एक दूसरे के गांव को, एक दूसरे के विषयों को पहचानते हैं। तो ये थोड़ी होता है कि ललित यादव कोई गुड़गांव शादी हुई है तो मैं उनको टिकट दिलवा के लाऊंगा, तो फिर उनका भी सामाजिक रिश्ता हो गया गुड़गांव से। तो ये तो बातें कपोल कल्पना की बातें होती हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है। कई लोगों ने कहा कि राज्यसभा के नेताओं को पार्टी ने निर्देश दिया कि अब 2 टर्म हो गए हैं, अब लोकसभा की तैयारी करिए। कुछ एक अपवाद भी हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कह रही हैं कि मेरे पास लोकसभा चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। लोग कह रहे हैं जिस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा मिला है उसकी नेता कैसे कह सकती है कि पैसे नहीं है? तो पार्टी इनके पास पैसे नहीं है तो जो संदेश खाली में चुनाव लड़ रही है उनके पास कितने पैसे हैं? पार्टी बहुत ट्रांसपेरेंसी से है, पार्टी अपने पैसे का हिसाब पूरी तरीके से सार्वजनिक कर रही है, वो पार्टी का पैसा होता है। और मेरा ये मानना है कि जिनको भी जिम्मेदारी दी है पार्टी तय करती है, और जो पार्टी तय करती है वो बहुत सोच समझ के। बहुत खर्चा हो जाता है क्या चुनाव लड़ने में मंत्री जी? नहीं, बहुत ज़्यादा तो खर्चा नहीं होता है, जो चुनाव आयोग की सीमा होती है उतना ही खर्चा करता है। बिल्कुल, ये विधि सम्मत जवाब है आप। नहीं, ये जवाब ही क्या, सच ही यही है जी। कहाँ से लाएंगे? मेरे एफिडेविट में तो कोई मकान भी नहीं है, कहाँ से पैसा लाएंगे? चलिए, आपने चुनावी व्यस्तता के बीच पहले ही फेज़ में आपकी अलवर लोकसभा में पोलिंग इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि जमघट में आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी। आज की बातचीत यहीं पर रुकती है। मंत्री जी के जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।